हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का अभिव्यक्ति इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेज में। मैं सौमिंद्र कुमार अवस्थी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली क्लासेज में अपने मॉडल टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया था और उसी क्रम में हमने जो अपने बेसिक कंसेप्ट्स हैं, बेसिक रूल्स हैं, मॉडल्स के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होनी चाहिए। आज तक हमें बताया गया कि मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होनी चाहिए, लेकिन फिर हमने ये डिस्कस कर लिया था कि फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं होती, रूट फॉर्म यूज होती है। मॉडल्स अपने आप में किसका काम करते हैं तो वो भी हमने कंप्लीट कर लिया था कि हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब की कंडीशन हमने डिस्कस कर ली थी कि मेन वर्ब की फॉर्म बनाई जाती है, हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म नहीं बनती। इस टाइप के कुछ कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिए थे और इसके बाद में हमने कैन को कंप्लीट कर लिया था और कैन की कुछ कंडीशंस को डिस्कस कर लिया था। एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस, क्लेवरनेस, पावर, इन सबको डिस्कस कर लिया था और कंपेरेटिवली इनमें डिफरेंस भी हमने कर लिया था। हमने अच्छे प्रकार से पढ़ लिया था कि कैपेसिटी और कैपेबिलिटी में क्या डिफरेंस है, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, और इसके बाद में फिर कैन के ही दो प्रयोग और थे, एक था परमिशन और दूसरा था पॉसिबिलिटी, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया था। परमिशन हमें कंफ्यूज करता है मे के साथ, क्योंकि मे भी परमिशन को रिप्रेजेंट करता है, वो बात अलग है। मे फॉर्मल परमिशन को बताता है और कैन इनफॉर्मल को, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो फॉर्मल इनफॉर्मल हमें ही पहचानना है। वहां लिख कर नहीं देगा वो कि फॉर्मल परमिशन के लिए मॉडल फिल करना है या इनफॉर्मल के लिए आपको फिल करना है। हमें ही पहचानना है सेंटेंस में कि ये सेंटेंस फॉर्मल परमिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है या इनफॉर्मल परमिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग मॉडल फिल करना है। फिर सबसे बड़ी समस्या क्रिएट होती है कि परमिशन और पोलाइट रिक्वेस्ट में डिफरेंस नहीं हो पाता, सेंटेंस सबके एक समान ही होते हैं। तो फिर हमने वहां परमिशन और पोलाइट रिक्वेस्ट में भी डिफरेंस कर लिया था और यह भी पता लगा लिया था कि परमिशन जैसे दो होती हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, पोलाइट रिक्वेस्ट भी दो प्रकार की होती हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। जिसमें हमने पढ़ा था फॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का प्रयोग होता है और इनफॉर्मल के लिए वुड का प्रयोग होता है। यहां तक कंप्लीट हुआ था। फिर उसके बाद में पॉसिबिलिटी को हमने डिस्कस किया था और पॉसिबिलिटी के लिए हमने पढ़ा था कि पॉसिबिलिटी के लिए कैन के अलावा 4 और भी मॉडल हैं और 4 मॉडल आपके 5 और कंडीशन को बताते हैं। तो 5 तो और दूसरे मॉडल्स की और एक पॉसिबिलिटी कैन की, यानी टोटल 6 टाइप्स की पॉसिबिलिटीज हमने पढ़ी थी अपनी पिछली क्लास में। डिफरेंस हमने कर लिया था, कोशिश की थी हर प्रकार से उसे समझने की, और मैं समझता हूं आपके वो क्लियर हो गया होगा। आपने रिवाइज किया होगा एक बार उसे कम से कम, और उसे क्लियर कर लिया होगा। एग्जाम्पल्स भी हमने उसके कंप्लीट कर लिए थे। मैंने सिंपल तरीके से उसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश की थी, सबके साथ हिंदी में भी उसे समझाने की कोशिश की कि किसी का आपकी लाइफ में जैसे कि आप यूज करते हैं तो कैसे आप यूज करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप इन्हें समझ सकते हैं। ठीक है, अब मॉडल्स के ही वे में हम आगे के कंसेप्ट्स को अपने कंप्लीट करते हैं। तो अब कैन से ही संबंधित जब हमने कंसेप्ट कर लिए थे तो कुछ कंसेप्ट्स और हैं, एक दो कंसेप्ट, उन्हें भी मैं आपके यहाँ कंप्लीट करवा देता हूं। फिर इसके बाद में हम अगले मॉडल मे की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आपके नेक्स्ट मॉडल कंसेप्ट जो है कैन का। देखिए, एक वर्ड आता है, आपने सुना होगा इसके बारे में, एबल, और दूसरा वर्ड है आपका कैपेबल। दो वर्ड हैं आपके पास, एक तो वर्ड है आपके पास एबल और दूसरा वर्ड है आपके पास कैपेबल। अब ये तो आपने कैन के स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया था कि एबल जो होता है वो आपके बताता है किसको, इधर लिख लेते हैं। एबल बताता है आपके कौन सी सिचुएशन, मेंटल सिचुएशन, और कैपेबल आपके बताता है किसको, फिजिकल सिचुएशन को। इन दो पॉइंट्स को याद रखिए आप। ठीक है, अब देखना एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और कैसे हमें कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। एक ही तरीके से पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको दोनों तरीके से सोचना पड़ेगा। हमें ध्यान रखना है कि एबल शब्द जब भी आता है तो उसके बाद आपको क्या लगाना है, टू, और फिर इसके बाद आती है वर्ब की रूट फॉर्म। एबल के बाद क्या आता है, टू आता है, और टू के बाद वर्ब की रूट फॉर्म लगती है। ये तो हम शुरुआत में डिस्कस कर चुके हैं कि टू अपने बाद वर्ब की रूट फॉर्म लेता है, आईएनजी के साथ वर्ब की रूट फॉर्म लगती है, मॉडल्स के बाद वर्ब की रूट फॉर्म लगती है, इंपेरेटिव सेंटेंसेज में वर्ब की रूट फॉर्म आती है। ये सब हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर एबल जब भी आएगा तो ये चीज क्लियर है, आपको हर हाल में वहां टू लगाना है और टू के बाद वर्ब की रूट फॉर्म लगानी है।
लेकिन कैपेबल यदि आ जाता है माय डियर, आपको याद रखना है वहां आप टू नहीं लगाएंगे, आपको लगाना होगा क्या, ओ एफ, ऑफ का प्रयोग करना होगा। और जब ओ एफ अगर आ जाए तो आपको यहीं से एक बात सीखना शुरू करना है, ओ एफ क्या है, एक प्रीपोजिशन है। और ध्यान रखिएगा प्रीपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब आती है तो उस वर्ब की आपको फोर्थ फॉर्म यूज करनी है। फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है, यह हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसे आप बोलते हैं क्या, प्रोग्रेसिव फॉर्म। कौन सी फॉर्म बोलते हैं, प्रोग्रेसिव फॉर्म, या जिसे सिंपल वे में आप बोल दें आईएनजी फॉर्म। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। देखिए एबल वर्ड आएगा तो आपको टू प्लस रूट फॉर्म लगानी है। कैपेबल अगर आता है तो टू नहीं लगेगा, उसके स्थान पर अव लगेगा, और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी प्रोग्रेसिव फॉर्म आएगी। और प्रोग्रेसिव फॉर्म बोले तो आईएनजी फॉर्म। और इनमें दोनों में भी डिफरेंस आपको करना होगा, एबल और कैपेबल में। एबल इज रिलेटेड टू मेंटल सिचुएशन, कैपेबल इज रिलेटेड टू फिजिकल सिचुएशन। ठीक है, फिजिकल कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है कैपेबल और मेंटल कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है एबल। क्लियर यहां तक। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चंस जब पूछे जाते हैं तो अगर हम सिर्फ इस पर ध्यान दें या इस पर ध्यान दें, किसी एक पर ध्यान देंगे तो कंसेप्ट हमारा क्लियर नहीं होता और हम प्रॉपरली वहां जवाब देकर नहीं आ सकते। आपको अप्लाई करना है प्रॉपर तरीके से। जैसे देखिए मैंने लिखा ही इज एबल ऑफ सॉल्विंग दिस पजल। यह आपको एक सेंटेंस दिया गया और आपसे कहा गया बताइए सेंटेंस सही है या गलत है, या कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है, या किस पार्ट को आप सही करेंगे तो यह सेंटेंस सही हो जाएगा। अब आप देखिए यहां पर आपको वर्ड दिख गया क्या, एबल। अब एबल वर्ड दिखते ही अगर हमारे दिमाग में इमेज बनती है कि यार एबल के बाद तो टू प्लस रूट फॉर्म आती है, और यहां इसने टू प्लस रूट फॉर्म ने लगाकर ओ एफ प्लस आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया है, तो इसका मतलब यही प्रॉब्लम है। लेकिन माय डियर सिर्फ इतना सा ही हमें नहीं सोचना है, एक बार देख भी लीजिए कि यहां कहीं इसमें गलती नहीं और एबल में ही गलती हो। यह भी तो हो सकता है कि एबल की जगह कैपेबल ही हमें यूज करना पड़ जाए, नहीं क्या भाई, एबल की जगह कैपेबल भी तो यूज करना पड़ सकता है। करेक्शन इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है करेक्शन। तो एक बार सेंटेंस देख लेते हैं, और सेंटेंस में ये कह रहा है सॉल्विंग दिस पजल, पजल को सॉल्व करने की बात कर रहा है। ठीक है, और पजल को अगर सॉल्व करने की बात कर रहा है तो उस कंडीशन में ये फिजिकल कंसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है या मेंटल कंसेप्ट को, तो आप कहेंगे सर ये तो मेंटल कंसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मेंटल कंसेप्ट के लिए कौन आता है, एबल ही आता है। इसका मतलब एबल तो अपनी जगह पर सही है, और अगर ये ही सब सही है तो एबल, अब आप कह सकते हैं कि एबल के बाद ओ एफ नहीं आता, टू आता है। और जब टू ही आएगा तो आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी, यहां आप सिंपल रूट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और सेंटेंस हो जाएगा ही इज एबल टू सॉल्व दिस पजल। ये आपको विशेष याद रखना है। दूसरा सेंटेंस जैसे कि हो सकता है एबल में करेक्शन करना पड़ जाए, ये मैं आपसे कह रहा था। तो जैसे कि सेंटेंस आ जाए ही इज एबल ऑफ डूइंग दिस वर्क विदाउट एनी प्रॉब्लम। यह आपको सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस को देखिए आप, और इस सेंटेंस में करेक्शन करने की कोशिश कीजिए कि इस सेंटेंस में क्या करेक्शन होगा, कौन से पार्ट में हमें करेक्शन करना होगा। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर वही कंसेप्ट आया, यहां पर क्या दे दिया आपको, एबल का प्रयोग करके दे दिया गया। और जैसा कि हम सब समझते हैं कि एबल के बाद तो आता है टू और रूट फॉर्म, लेकिन यहां दे दिया पहली बात ओ एफ, जबकि आना चाहिए क्या, टू, आनी चाहिए रूट फॉर्म, लेकिन इसने दे दी क्या, आईएनजी फॉर्म। तो दिमाग में एक इमेज बन जाती है हमारे फट से कि एबल के बाद हमें क्या यूज करना है, टू प्लस रूट फॉर्म यूज करनी है। लेकिन मैंने कहा कि सिर्फ इतना सा ही हमें ध्यान नहीं देना है, आगे भी देख लेना है कि क्या पता एबल में ही करेक्शन करना पड़ जाए। तो यहां देखिए डूइंग दिस वर्क विदाउट एनी प्रॉब्लम, कार्य को करने की बात कर रहा है, किसी भी कार्य को करने की। अब इस कार्य में यह नहीं बताया कोई कार्य मेंटल वर्क भी हो सकता है,
पजल को सॉल्व करना भी एक वर्क है अपने आप में, लेकिन जब तक वो स्पष्ट रूप से ऐसी कैटेगरी बनाकर ना दे दे तब तक हम उसे सिर्फ फिजिकल कॉन्सेप्ट से ही रिलेट करके चलेंगे। ये आपको विशेष याद रखना है। और फिजिकल कॉन्सेप्ट से रिलेट करके अगर चलेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, यहां आप इसे फिजिकल कॉन्सेप्ट मानते हुए देखेंगे कि फिजिकल कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता है कौन? कैपेबल। और कैपेबल अगर रिप्रेजेंट करता है तो आपने देखा यहां पर तो यूज हो रहा है क्या? एबल। तो माय डियर अब आपको एबल में करेक्शन करते हुए यहां कैपेबल का प्रयोग करना है। और कैपेबल जब आ जाता है तो कैपेबल अपने बाद ओएफ लेता है, तो ओएफ आ रहा है, आईएनजी फॉर्म लेता है, आईएनजी फॉर्म आ रही है। कोई दिक्कत किसी को? सिंपल कंसेप्ट है। तो करेक्शन करने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ एक रूल आप कंप्लीट करके उसी के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर दें और फिर हम ये सोचें कि अरे हमारा क्वेश्चन तो सही है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तब वो नेगेटिव रिजल्ट आता है, तब हमें समझ में आता है अरे ये क्या हो गया। तो माय डियर मैंने पहले भी आपसे यही कहा है और अभी भी मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी आपको तैयारी करनी है वो एग्जाम से पहले कर लीजिए, तभी आपके पास समय है। क्योंकि आप ये सोचिए कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है एग्जाम से पहले तैयारी करने में थोड़ी बहुत कोताही बरत देता है। एक एग्जाम्पल, एक क्राइटेरिया बनाकर हम इसे समझते हैं कि मान लीजिए एग्जाम से पहले किसी व्यक्ति को 100 आवर्स की स्टडी की जरूरत है और वो 80 आवर्स स्टडी कर चुका है। जरूरत कितनी है उसे? 100 की। और 80 आवर्स की स्टडी उसने कर ली, लेकिन 20 आवर्स की स्टडी करने में उसने लापरवाही कर दी, एग्जाम में सफलता नहीं मिली। नेक्स्ट टाइम सफलता के लिए फिर से कितनी उसको स्टडी करनी पड़ेगी, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? वही 100 आवर्स की। तो अब आप मुझे बताइए 100 प्लस 80 पहले कर लिए थे तो 180 आवर्स की तो मेहनत हो गई। आपका चांस एक चला गया, अगला चांस कब मिले कब नहीं मिले वो भी हम नहीं कह सकते। तो इसीलिए समय का सदुपयोग आप सबसे पहले जब तैयारी करना शुरू करते हैं तभी कीजिए कि हर संभव प्रयास कीजिए, चारों तरफ देख करके। इससे कोई भी टॉपिक आप जो पढ़ रहे हैं ना उसको कंप्लीट करके ही पढ़िए, कोई अधूरा नहीं छोड़ना आपको कि नहीं ऊपरी सिरे से पढ़ लिया कि ये तो, जैसे जनरली हमें सुनने को मिल जाता कई जगह कि अरे नहीं ये टॉपिक इसमें इतनी डीप चीजें नहीं पूछी जाएंगी। अरे भैया उस जिस इंस्टीट्यूट ने आपके एग्जाम लेना डिसाइड किया है, मान लीजिए कोई आरपीएससी के एग्जाम है, आरपीएससी ने सिलेबस में दे दिया सिर्फ टेंस टॉपिक, तो उसने ये थोड़ी कहा है कि मैं टेंस में इस लिमिट तक के पूछूंगी या फिर इस लिमिट के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आरपीएससी ने ऐसा कहा है क्या? नहीं। तो इसका मतलब आरपीएससी ने सिर्फ टेंस दिया है, तो इसका सीधा मतलब निकलता है कि टेंस से संबंधित कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको वो सारे कंसेप्ट पढ़ने होंगे टेंस के जो होते हैं, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। इसीलिए आप सिर्फ इस स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान नहीं देंगे, साथ में आपको ये कंसेप्ट भी समझना है। मैं समझता हूं ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां हमने कैन का कंसेप्ट बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है और अब इसे आगे बढ़ाते हुए हम लेकर चलते हैं अगले मॉडल में पर। ठीक है, वही सिंपल कॉन्सेप्ट है। में कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिनमें कभी कंफ्यूज नहीं करता, सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं इसके बिल्कुल। जैसे कि मे की अगर हम बात करें तो पहला इसका अगर हम कंसेप्ट पढ़ते हैं तो मे का प्रयोग परमिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है और ये हम अच्छे प्रकार से समझ चुके हैं कि कौन सी परमिशन? फॉर्मल परमिशन को रिप्रेजेंट करता है। कैन के अंदर में पढ़ लिया था हमने ये। दूसरा, ये आपके पॉसिबिलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है और पॉसिबिलिटी कौन सी? 50% पॉसिबिलिटी, और इसे भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। 50% हमने जब पॉसिबिलिटी अभी कैन के साथ पढ़ी थी, 5 मॉडल पढ़े थे, उनमें एक में भी था और उसमें भी हमने ये कंप्लीट कर लिया था। तो ये दोनों तो हमारे कंप्लीट हो ही चुके थे। अब आप समझिए, मे का एक प्रयोग जो होता है वो आपका ब्लेसिंग्स के लिए भी होता है, एक इसका प्रयोग कर्स के लिए भी होता है, दूसरा इसका प्रयोग विश के लिए भी होता है और एक इसका प्रयोग प्रेयर के लिए भी होता है।
मे का प्रयोग इन कंडीशंस के लिए किया जाता है। अब आप समझिएगा, देखिए दिखने में तो बिल्कुल सिंपल दिख रहे हैं, इन दोनों को तो हम कंप्लीट कर ही चुके हैं, तो इन्हें तो बार बार आपको पढ़ने की अब जरूरत ही नहीं है, समय वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। ब्लेसिंग्स, कर्स, विश एंड प्रेयर, इनमें से इस कर्स को चलो हटा दो, क्योंकि ये तो दिखने में अलग ही दिख जाएगा। कर्स का मतलब होता है, ब्लेसिंग्स का मतलब तो क्या होता है? आशीर्वाद, ठीक है। ब्लेसिंग्स का मतलब आशीर्वाद, कर्स का मतलब बद्दुआ, विश का मतलब क्या होता है? दुआ करना, प्रेयर का मतलब होता है प्रार्थना। ये सब समझते हैं हम। अब समस्या क्या आती है कि चलो कर्स को तो छोड़ देते हैं, जैसे एक सेंटेंस आपको मान लीजिए दे दिया गया, मे यू गो टू हेल, ये सेंटेंस आपको दिया, इस सेंटेंस में मे का प्रयोग किया है और सेंटेंस की स्ट्रक्चर को देखकर ही इसकी नजाकत समझी जा सकती है कि क्या मीनिंग दे रहा होगा। मे यू गो टू हेल है, हेल मतलब नर्क, नर्क में जाओ। अब नर्क में तो कोई कब भेजना चाहेगा? जब आशीर्वाद देगा या दुआ देगा या बद्दुआ देगा, तो सिंपल सा कंसेप्ट है, बद्दुआ देगा। तो यानी आपसे अगर एग्जाम में ये ऐसा सेंटेंस दे दिया जाए और फिर पूछ लिया जाए विच कॉन्सेप्ट इज बीइंग यूज्ड इन दिस सेंटेंस, यानी इस सेंटेंस में कौन सा कंसेप्ट यूज किया जा रहा है, तो आप सिंपल कह सकते हैं कर्स इज बीइंग यूज्ड इन दिस सेंटेंस, तो इसमें कर्स का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन समस्या आती है इन तीनों के साथ, क्योंकि कई बार देखा है मैंने कि इन तीनों में डिफरेंस करने में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, उससे आप समझिएगा। एक सेंटेंस हमने लिखा, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, और मे आई कंप्लीट दिस वर्क ऑन टाइम, और मे गॉड गिव मी सक्सेस। अब अगर इन चारों सेंटेंसेज को आप देखोगे तो जहां तक मैं समझता हूं आप लोगों को चारों सेंटेंस एक जैसे ही लगेंगे कि सर सभी में एक जैसा ही तो भाव आ रहा है, लेकिन नहीं माय डियर, चारों में अलग अलग कंसेप्ट का प्रयोग किया जा रहा है। हालांकि दो सेंटेंस ऐसे हैं जिनमें एक समान ही कंसेप्ट है। तो आप एक बार देखिए फिर डिफरेंस क्या है। आप बताइए मुझे, पहला सेंटेंस है मे गॉड ब्लेस यू, इस सेंटेंस में कौन सा कंसेप्ट है? तो मेरे ख्याल से आपका जवाब होगा सर इसमें तो ब्लेसिंग्स है, आशीर्वाद है, ब्लेसिंग की बात हम कर रहे हैं। तो बिल्कुल गलत जवाब है आपका, ये ब्लेसिंग्स का है ही नहीं। यहां ब्लेसिंग्स कब दी जाती? ब्लेसिंग्स का मतलब क्या? आशीर्वाद। आशीर्वाद देने का मतलब है जो व्यक्ति स्पीकर है वो ही उसके लिए कुछ कहे, लेकिन यहां आप ब्लेस दिलवा रहे हो किससे? गॉड से। आप तो ऐसा क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं, आप तो ऐसा उसके लिए दुआ कर रहे हैं कि भगवान तुझे क्या करे? आशीर्वाद दे, भगवान तेरी लंबी आयु करे, ऐसा जो भी हम कहते हैं। बड़े बूढ़ों के पैर छूते हैं अपन, बड़े लोगों के, तो उसमें दो तरीके से होते हैं, भगवान करे तू सफल हो, भगवान करे ऐसा हो, भगवान करे तेरी लंबी आयु हो, और एक वो डायरेक्ट कह देते हैं, जैसे आपने पैर छुए और वो कह देते खुश रहो, तो उसने डायरेक्ट कह दिया खुश रहो, उसमें और किसी को शामिल नहीं किया है। तो खुद ने ही जब कह दिया खुश रहो, तो ध्यान रखिएगा जब स्पीकर ही डायरेक्ट, यानी कह सकते हैं दो ही जब वहां पहलू हो, स्पीकर और लिसनर, तो वो केस होता है किसका? ब्लेसिंग का। लेकिन जब तीन पहलू हो जाए, एक स्पीकर, एक लिसनर और एक बीच में कार्य करने वाला, कौन? गॉड। और जब गॉड हो रहा है यहां पर यूज, तो इसका सीधा सा मतलब निकलता है कि यहां आप ब्लेसिंग्स इसे नहीं मान सकते, और ये एग्जाम्पल आपका माना जाएगा किसका? विश। विशेष याद रखना है आपको ये। चलिए यहां पर तो सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट्स और नोशन ही पहचानने होते हैं, लेकिन ये सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो जाता कंसेप्ट। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एक टॉपिक आता है ग्रामर में अपने, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच।
और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना, तो मेरे ख्याल से कुछ रूल्स हैं जो आपको क्लियर होंगे। थोड़ा सा एग्जांपल के रूप में मैं बता दूं कि अगर ये इसी तरीके से हम सारे को मिक्स करके अगर पढ़ेंगे ना, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जाकर फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जबकि रूल्स और लैंग्वेज की विशेषता यह है कि एक बार आपने जिस रूल को पढ़ लिया, पूरी ग्रामर में पूरी लैंग्वेज में घूमकर देख लीजिए, वो रूल कभी कंफ्यूज नहीं करेगा आपको, अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो। यहां आपने ब्लेसिंग्स, विशिंग और इनको सबको कर्स है, आपने प्रेयर है, इन सबको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। यहां आपने डिफरेंस करने की कोशिश नहीं की। इसके तो क्वेश्चंस गलत होंगे ही होंगे। जिस व्यक्ति के सिलेबस में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होगा, वो भी इससे क्या होगा, कंफ्यूज होकर क्वेश्चंस को गलत करके आएगा। कैसे? आप सब जानते हैं कि व्हेनेवर वी वांट टू चेंज अ डायरेक्ट सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट सेंटेंस, रिपोर्टिंग वर्ब इज ऑलवेज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। जब भी डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में बदला जाता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार बदला जाता है। हम सब जानते हैं। इफ अ सेंटेंस लाइक दीज सेंटेंसेस इज बीइंग गिवन इन रिपोर्टेड स्पीच, मान लीजिए इनके जैसा ही एक सेंटेंस आपको रिपोर्टेड स्पीच में दिया जा रहा है और हमने डिफरेंस करना सीखा नहीं, तो फिर कैसे काम चलेगा? फिर तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को, जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब को तो बदल ही नहीं सकते। लेकिन अगर ये यहां क्लियर कर लिया तो ये वहां भी हेल्प करेगा, वहां आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। अब आपको क्लियर है कि जैसे कि यहां पर ये सेंटेंस दे दिया, मान लीजिए इसने कहा कि ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू, तो ही सेड टू मी, तो यहां सेड को यानी रिपोर्टिंग वर्ब को आपको बदलना होगा किसमें, विश की फॉर्म में बदलना होगा, विश्ड। क्योंकि यहां मे गॉड, गॉड आ गया बीच में, इसीलिए स्पीकर अलग है, लिसनर अलग है और कार्य करने वाला कोई और है, तो यहां विश आएगा। लेकिन अगर सेंटेंस आ जाए ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, जैसे अगला सेंटेंस है मे यू लिव लॉन्ग, लंबी आयु हो तुम्हारी। अब आप मुझे बताइए, एक स्पीकर है, एक लिसनर है, और कोई भी है क्या बीच में? आप कहेंगे कोई नहीं है। तो माय डियर, ये सेंटेंस जो है वो आपका ब्लेसिंग के लिए यूज हो रहा है, ये ब्लेसिंग का सेंटेंस है, ठीक है। अब आप अगर नेक्स्ट सेंटेंसेज को देखें, अब ऐसा सेंटेंस आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अगर दे दिया जाए, तो फर्स्ट से डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब को आपकी ब्लेस की फॉर्म में बदलना है। तो आपको सेंटेंस दे दिया ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, तो आप कह देंगे ही ब्लेस्ड मी, तो ब्लेस की फॉर्म में बदलेगा। हा? क्योंकि डिफरेंस तो हमें करना ही पड़ेगा वर्ड्स में। ऐसे तो देखा जाए तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए जॉय शब्द है, जॉय का मतलब क्या होता है, प्रसन्नता, खुशी, और डिलाइट का मतलब भी वही प्रसन्नता या खुशी, लेकिन दोनों में डिफरेंस तो करना पड़ेगा ना आपको। सरप्राइज का मतलब आश्चर्य होता है, एस्टोनिश का मतलब भी आश्चर्य होता है, और अमेज का मतलब भी वही होता है। लेकिन क्या तीनों में डिफरेंस नहीं है कुछ भी? तीनों में कोई ना कोई बेसिक कंसेप्ट ऐसा जुड़ा हुआ है कि तीनों में डिफरेंस करवाता है। क्योंकि वही फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की बात आती है, जब हम रिपोर्टिंग वर्ब को बदलेंगे तो फिर हम सरप्राइज्ड में बदलें या अमेज्ड में बदलें या फिर मान लीजिए एस्टोनिश्ड में बदलें, किस में बदलें, ये तो दिक्कत हो जाएगी फिर तो। लेकिन जब कंसेप्ट आप क्लियर कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती। और मैं समझता हूं अब आपको ब्लेसिंग, कर्स, विश और प्रेयर बच गया। अब इनमें आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला सेंटेंस है मे आई कंप्लीट दिस वर्क ऑन टाइम, या फिर मे गॉड गिव मी सक्सेस। तो चलिए देखिए, मे गॉड गिव मी सक्सेस। आप कहेंगे सर इसमें तो दो ही है, दो कौन है? एक तो मैं खुद मेरे लिए कह रहा हूं और एक गॉड है। लेकिन आप खुद ही यहां स्पीकर भी हैं और खुद ही यहां लिसनर भी हैं। पॉइंट तो दो हुए। मैंने कहा कि स्पीकर अलग होना चाहिए, लिसनर अलग होना चाहिए, ये तो मैंने नहीं कहा। मैंने कहा दो पहलू होने चाहिए, स्पीकर का और लिसनर का। खुद के लिए कह रहा है, और ये अच्छे प्रकार से आप समझ लीजिएगा। कभी भी किसी भी सेंटेंस में चाहे वहां दो हो या तीन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खुद के लिए जब भी काम मांगा जाता है, खुद के लिए जब कोई बात की जाती है, तो वो प्रेयर का केस माना जाता है। कभी भी वो आपका विश का, खुद के लिए कभी कोई दुआ नहीं करता। खुद के लिए दुआ करता है क्या? खुद के लिए तो प्रार्थना की जाती है। आपने कभी किसी को सुना कि अरे अपने लिए दुआ कर लो भगवान से? कभी नहीं कहा, सुना होगा आपने। आपने कहा अपने लिए प्रार्थना कर लो, प्रेयर करो। हम सब प्रेयर करने जाते हैं मंदिर में, हम अपने घर पर प्रेयर करते हैं। जब हम कभी भी अपने यहां आरती भगवान की गाते हैं तो उसमें क्या करते हैं? आरती को क्या बोला जाएगा? प्रेयर बोला जाएगा। स्कूल में आप जब करते थे तो आपकी दुआ होती थी या प्रेयर होती थी?
प्रेयर होती थी। जब आप कहते इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हमें देना दाता, और इस हमें शब्द में कौन शामिल है? स्पीकर भी शामिल है। तो जब स्पीकर खुद उस कार्य में शामिल हो तो वो हमेशा प्रेयर का केस माना जाता है। ये सिंपल डिफरेंस है आपका इनमें, जब इसमें कोई कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं बची है। सिंपल सी बात है, जब भी तीन पहलू हों, स्पीकर लिसनर के लिए कुछ कहे लेकिन बीच में कोई एक और कैंडिडेट हो जिससे वो काम करवाया जाए, और काम करवाया किसके लिए जाए? लिसनर के लिए। स्पीकर उस कार्य में शामिल नहीं है, उसके प्रॉफिट और लॉस में स्पीकर शामिल नहीं हो, तो वो केस होता है किसका? विश का। जिसमें केवल स्पीकर डायरेक्ट लिसनर के लिए कुछ करता हो तो वो है ब्लेस। ब्लेस देना कहा जाता है, उसे ब्लेसिंग्स कहा जाता है। और अगर मान लीजिए स्पीकर खुद के लिए कुछ मांग रहा हो, खुद के लिए जब कुछ मांग रहा हो, तो उस कंडीशन में वो ना तो विश माना जाएगा ना ब्लेसिंग माना जाएगा, वो केस माना जाएगा किसका? प्रेयर का केस माना जाता है। तो ये आपको विशेष याद रखना, प्रेयर खुद के लिए, विश दूसरे के लिए, और ब्लेसिंग्स भी दूसरे के लिए। लेकिन विश में एक कैंडिडेट होता है जो उस तीसरे के लिए काम करता है, ब्लेसिंग में डायरेक्ट स्पीकर लिसनर के लिए यूज करता है। मैं समझता हूं आपके ये मे का प्रयोग जो है सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा और इसमें आपके कोई दिक्कत नहीं रही होगी। इससे पहले एबल कैपेबल हमने समझा था, वो भी शायद आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसके बाद में अगले मॉडल्स को हम डिस्कस करेंगे। इससे अगली क्लास में एक आप थोड़ा थोड़ा इनको एक बार सही याद की करते हुए चलिए, रिवाइज करते हुए चलिए, जिससे कि आपको बिना किसी प्रॉब्लम के ये क्लियर हो जाए। ठीक है, अगली क्लास में अगले मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे, अगले पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।